फिक्स्ड इनकम एनालिसिस के लास्ट चैप्टर में अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। लेट्स फर्स्ट रिकॉल वन थिंग कि किसी भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पर जो रिटर्न होता है जिसको यील्ड कहा जाता है, इट कंप्राइजेस टू थिंग्स। नंबर वन इज बेंचमार्क यील्ड and number two is spread. Now this benchmark yield comprises two components. One is real risk-free return and the other one is premium for inflation. Sorry. ये जो दो चीजें हैं ये किसी भी बॉन्ड का हिस्सा जरूर होगी। अगर आप ट्रेजरी सिक्योरिटीज में या यूं कहें कि गवर्नमेंट बॉन्ड में भी पैसा लगा देते हैं तो भी आप एक रियल रिस्क फ्री रिटर्न तो जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि एक्चुअली कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ योर कंजम्पशन है। और दूसरा, इन्फ्लेशन के लिए भी आप प्रीमियम डिमांड करेंगे। और सेकंड कंपोनेंट जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, इट इज एक्चुअली it comprises two things. One is credit spread and other one is liquidity spread. स्प्रेड को कैलकुलेट करने का मतलब सीधा सा तरीका ये हो गया। अभी देखिए, आप फॉर्मूला है यील्ड इज इक्वल टू बेंचमार्क यील्ड प्लस स्प्रेड, यानी कि अगर यील्ड में से बेंचमार्क यील्ड को माइनस कर लिया जाए तो स्प्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। एंड हियर इट इज, स्प्रेड इज इक्वल टू बॉन्ड यील्ड माइनस रिस्क फ्री यील्ड। आपके बॉन्ड पर जो भी रिटर्न है उसमें से अगर आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का रिटर्न माइनस करेंगे तो स्प्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके बॉन्ड पर रिटर्न है 7.5% और रिस्क फ्री यील्ड है 6%। तो जो एक्सेस 1.5% आपको मिल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रेड। और इस स्प्रेड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। वन इज क्रेडिट स्प्रेड एंड अदर वन इज लिक्विडिटी स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब है डाउनग्रेड रिस्क और लिक्विडिटी स्प्रेड का एक्चुअली मतलब है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। तो जब आप किसी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं अदर देन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, तो सिर्फ डाउनग्रेड रिस्क आपको नहीं बेयर करनी पड़ती है, या यूं कहें वो बहुत ही मिनिमम होती है। लेकिन मार्केट लिक्विडिटी रिस्क में ऑलवेज बी देयर फॉर एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। अब जहां तक सवाल है क्रेडिट स्प्रेड का, डाउनग्रेड रिस्क का, तो व्हाट आई कैन से इज कि दिस credit spread depends on credit risk. And what is credit risk? देखिए, एक बार मैं आपको एक बात रिकॉल करवाता हूं कि जब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन की रिस्क बेयर करनी पड़ती है और प्राइस फ्लक्चुएशन के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक लेमैन थिंकिंग ये होती है कि जब आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक बड़ा स्टेबल इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब आपको किसी भी तरह की रिस्क बेयर नहीं करनी है। बट फिक्स्ड इनकम में भी कई तरह की रिस्क होती है। कुछ रिस्क को हमने पिछले चैप्टर में एक्सप्लोर किया, जैसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क। फिक्स्ड इनकम से जो कूपन जनरेट हुआ उसको जब आप इन्वेस्ट करने जाएं तब आपको शायद कम रिटर्न पर री इन्वेस्टमेंट करना पड़े। इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को उसकी मैच्योरिटी के पहले जब आप सेल करने जाएं तो हो सकता है आपको उसको लोअर प्राइस पर सेल करना पड़े। कॉल रिस्क, जब आपके बॉन्ड का प्राइस अच्छा खासा बढ़ रहा हो मार्केट में तब कंपनी कंपल्सरीली कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करके और अपने बॉन्ड को रिकॉल कर ले। तो इस तरह के रिस्क हमने पहले डिस्कस की थी और अब हम एक्चुअली स्प्रेड रिस्क को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं। और स्प्रेड रिस्क के मेनली दो एलिमेंट है, एक क्रेडिट रिस्क और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, जिसमें से हम इस चैप्टर में क्रेडिट रिस्क पर फोकस करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? देखिए, जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड का इशूअर आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट देगा, कूपन बॉन्ड्स के केस में, और लास्ट में एक लमसम अमाउंट
पे करेगा प्रिंसिपल के लिए, या कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं कैश फ्लो के। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इन शॉर्ट, बॉन्ड का इश्यूर आपको कुछ कैश फ्लोज प्रॉमिस करता है, मे बी पीरियोडिकल, मे बी लंप सम। क्या गारंटी है इस बात की कि जो अमाउंट आपको प्रॉमिस किया गया है वो अमाउंट आपको दे ही दिया जाए? हो सकता है कि इशूअर इसमें डिफॉल्ट कर दे, हो सकता है कि वो डिफॉल्ट ना करे लेकिन डिले कर दे और उससे आपकी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाए जो आपने फर्दर उन कैश फ्लोज को लेकर के करके रखी थी। तो डिफॉल्ट रिस्क क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेड लॉस। कि आप क्या सोचते हैं? आपने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स्ड इनकम में, तो क्या पूरा $1 मिलियन का लॉस हो जाएगा और व्हाट? सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, और एक्सपेक्टेड लॉस का एक फॉर्मूला है, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय लॉस सीवियरिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ लॉस। कॉमन लैंग्वेज में हम कहें तो अमाउंट ऑफ लॉस को लॉस होने की प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहें तो लॉस सीवियरिटी को हम डिफॉल्ट रिस्क से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लॉस सीवियरिटी का मतलब है कि अगर लॉस हो ही जाए फाइनली, अल्टीमेटली, तो क्या पूरा पैसा डूब जाएगा या कुछ अमाउंट डूबेगा और कुछ रिकवर हो जाएगा? लॉस सीवियरिटी है कितना अमाउंट का लॉस होगा, पर ये लॉस होना तय तो नहीं है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने कहा डिफॉल्ट रिस्क। एग्जाम्पल के लिए आपने $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और आपको लगता है कि अगर लॉस हुआ, अगर डिफॉल्ट हुआ तो $1 मिलियन आपके डूब जाएंगे, मतलब $4 मिलियन तो आपको फिर भी रिकवर हो जाएंगे, और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा $1 मिलियन का लॉस आप नहीं कह रहे हैं, ऑन एन एवरेज आपका लॉस कितना है? $1 लाख, $100,000 का। एक और एग्जांपल आप देखिए यहां पर, परसेंटेज में भी लॉस सीवियरिटी को या रिकवरी रेट को एक्सप्रेस किया जा सकता है। सपोज अ बॉन्ड हैज अ पार वैल्यू ऑफ $2.5 मिलियन, दिस बॉन्ड, दिस वन जिसकी अभी हमने बात करी, और लॉस $1 मिलियन का है, तो हम बोलेंगे लॉस सीवियरिटी को अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो $1 मिलियन है। इसी लॉस सीवियरिटी को अगर हम परसेंट में एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि दिस इज 40%। 100 माइनस लॉस सीवियरिटी करने से रिकवरी रेट कैलकुलेट हो जाता है, एंड दैट रिकवरी रेट ओवर हियर इज 60%। अब हम एक चीज और समझने की यहां पर कोशिश करें कि किसी एक इशूअर के ही अलग अलग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अलग अलग तरह के एक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे। यानी सपोज एक कंपनी है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उस कंपनी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मार्केट में इशू किए हैं फंड रेजिंग के पर्पस से। तो सभी बॉन्ड्स की लॉस सीवियरिटी और डिफॉल्ट रिस्क सेम नहीं होगा। किसी में डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होगी, किसी बॉन्ड में डिफॉल्ट रिस्क कम होगी, किसी में लॉस सीवियरिटी ज्यादा होगी, किसी में लॉस सीवियरिटी कम होगी। एक इशूअर है तो एक जैसा एक्सपेक्टेड लॉस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस बॉन्ड में, जिस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी सीनियरिटी रैंकिंग कैसी है। जैसे आपने अगर कभी भी इंसॉल्वेंसी के कोई क्वेश्चंस सॉल्व किए हो, बैंकरप्सी के, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी के, तो आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले
फिक्स चार्ज होल्डर को उनका अमाउंट रिकवर होता है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अपना अमाउंट रिकवर करते हैं। फिर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर की बारी आती है। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस चीज को ही एक्चुअली सीनियरिटी रैंकिंग कहा जाता है। सीनियरिटी रैंकिंग को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। जस्ट लुक हियर। सबसे पहले फर्स्ट लीन और फर्स्ट मॉर्गेज। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसका एग्जांपल लें तो फिक्स चार्ज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। अगर आपने किसी कंपनी का कोई बॉन्ड सब्सक्राइब किया है और बदले में कंपनी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर फर्स्ट चार्ज, वो भी फिक्स चार्ज क्रिएट किया है, तो यू आर वेरी मच सिक्योर। आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिक्विडेटर से आप अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं और उसको अपने तरह से सेल कर सकते हैं, अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, और अगर कोई सरप्लस बच जाए तो वो आप लिक्विडेटर को पास कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सीनियरिटी लेवल है, दैट इज सीनियर सिक्योर्ड डेट, या आप यूं कह दें एग्जांपल के लिए फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज। ऑब्वियसली फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज के बाद आएगा अमाउंट रिकवरी करने के समय पर, लेकिन वो अनसिक्योर्ड के पहले आएगा। सीनियर सिक्योर्ड डेट के बाद में फिर हो सकता है जूनियर सिक्योर्ड डेट। जूनियर सिक्योर्ड डेट को हम एग्जांपल ले सकते हैं सेकंड फ्लोटिंग चार्ज। मतलब जब फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को उनका अमाउंट रिकवर हो जाए, उसके बाद ही सेकंड फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स को उनका अमाउंट पे किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीनियरिटी रैंकिंग होती है सीनियर अनसिक्योर्ड डेट। और सीनियर अनसिक्योर्ड डेट का मतलब होता है तो वो अनसिक्योर्ड, लेकिन दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के कंपैरिजन में उनको पहले पैसा मिलेगा। देन सबऑर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट का मतलब है कि ये भी है अनसिक्योर्ड, लेकिन इनको पैसा सीनियर अनसिक्योर्ड डेट के बाद मिलेगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। और लास्ट में आया जूनियर सबऑर्डिनेट डेट। अब जो जूनियर सबऑर्डिनेट डेट है, बेसिकली ये सबसे आखिरी में इनको पैसा मिलेगा शेयर होल्डर्स के पहले, प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, लेकिन सभी डिवेंचर होल्डर या क्रेडिटर के कंपैरिजन में सबसे आखिरी में इनको अमाउंट रिकवर होगा। तो अब एक बात तय है कि डेट जितना जूनियर होगा उसकी क्रेडिट रेटिंग उतनी वीक हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, और डेट जितनी सीनियर होगी उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिट रेटिंग उतनी स्ट्रांग होगी। देयर में भी एक क्वेश्चन कि हमको कैसे पता चलेगा डिवेंचर खरीदते समय पर कि किस तरह का सीनियरिटी लेवल इन डिवेंचर्स का या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का है। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस, यानी जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी ये इशू लेकर के आई है, ऑफर डॉक्यूमेंट, वहां से आपको पता चलेगा। और बेटर इंसाइट आपको मिलेगा डिवेंचर ट्रस्ट डीड या डेट इंडेंचर के थ्रू, जहां पर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है। अब इसमें भी जो डेट विद इन सेम कैटेगरी होती है, जैसे मेरे पास फिक्स्ड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज किसी प्रॉपर्टी का, और आपके पास भी फर्स्ट चार्ज है, मतलब एक ही सीरीज के डिबेंचर मैंने भी सब्सक्राइब किए हैं और आपने भी सब्सक्राइब किए हैं, तो एक ही कैटेगरी के अंदर उनकी कोई रैंकिंग नहीं होती है। दैट रैंक इज पैरी पॉजू, एंड दैट पैरी पॉजू मीन्स ऑन इक्वल फुटिंग्स। जैसे कंपनी ने 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं सपोज, और उसमें से पहले 10,000 डिबेंचर्स मैंने खरीदे, नेक्स्ट 10,000 डिबेंचर्स आपने खरीदे, और हम दोनों के पास ही फर्स्ट चार्ज है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। इट डजंट मीन कि मेरे डिबेंचर की सीरीज या सीरियल नंबर पहला है तो मुझे पहला पैसा मिलेगा और आपको बाद में मिलेगा।
सेम कैटेगरी में सारे डिबेंचर्स पैरी पॉजिटिव होंगे, ऑन इक्वल फुटिंग्स होंगे। उनको देने के लिए अगर पैसा कम पड़ता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिया जाएगा। मान लो मेरे पास $1 मिलियन के डिबेंचर्स हैं और आपके पास भी $1 मिलियन के हैं, हम सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और टोटल डिबेंचर $2 मिलियन हैं इस कैटेगरी के। अब कंपनी के पास हमारी कैटेगरी को देने के लिए अगर $1 मिलियन ही बचा तो मुझे पूरा पैसा मिल जाए और आपको कुछ ना मिले, और वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होगा। देना है $2 मिलियन, कंपनी के पास है $1 मिलियन, तो हमको हमारा 50-50% पेमेंट मिल जाएगा। सो दैट इज पैरी पॉजिटिव। अब जैसे अभी मैंने बोला कि जितने ज्यादा जूनियर डेट आप सब्सक्राइब करेंगे उसकी क्रेडिट रेटिंग उतनी वीक हो जाएगी और डिफॉल्ट होने के चांसेस और एस्टिमेटेड लॉस का अमाउंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और सीनियर और जूनियर जो डेट है उनकी रेटिंग में जो फर्क आएगा एक ही इशूअर की, दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज नॉचिंग। जिन कंपनियों की क्रेडिट पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज होती है, उनकी सीनियर और सबऑर्डिनेट डेट की रेटिंग में कोई खास फर्क नहीं होता है, मतलब नॉचिंग वहां पर इतनी यूजफुल नहीं है। लेकिन जिन कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ठीक ठाक सी है वहां पर नॉचिंग का बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब देखिए, अगर आपने जूनियर डेट को सब्सक्राइब किया है और आप हाई क्रेडिट रिस्क ले रहे हैं, या तो आप उतनी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, और अगर आप उतनी रिस्क लेंगे तो फिर आपको कमेंसरेट कंपनसेशन चाहिएगा, यानी आप उतनी ज्यादा क्रेडिट रिस्क प्रीमियम और अल्टीमेटली उतना ज्यादा यील्ड या रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। अब जैसा हमने देखा कि सबसे टॉप पर फर्स्ट लीन है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि सीनियर सिक्योर डेट है, जूनियर सिक्योर डेट है, सीनियर अनसिक्योर डेट है, सबऑर्डिनेटेड डेट है, जूनियर सबऑर्डिनेटेड डेट है। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर हमने पूरी सारी 6 कैटेगरी के बॉन्ड इशू कर रखे हैं तो बैंक्रप्सी के केस में पहले कैटेगरी 1 को पूरा पैसा मिलेगा, फिर हम कैटेगरी 2 पर जाएंगे, ऐसे करते करते पहले कैटेगरी 5 को पूरा पैसा मिलेगा, फिर हम कैटेगरी 6 को कोई अमाउंट पे करेंगे। थियोरेटिकली ये बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कॉम्प्रोमाइजेस के एग्रीमेंट होने की वजह से थोड़ा पेमेंट अलग भी तरीके से हो सकता है। जैसे मेरे पास जूनियर अनसिक्योर डेट है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे तो लास्ट तक आते आते कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, तो मैं फर्दर लिटिगेशंस में जाऊंगा, कुछ सूट्स फाइल करूंगा और केस लंबा खींचेगा। ऐसे केस में जो सीनियर डेट होल्डर्स हैं दे विल फील कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोसेस में इतना टाइम लग जाए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटीरियोरेट हो जाए और उनको भी कम पैसा मिले। तो कुछ सीनियर डेट होल्डर अपना कुछ अमाउंट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो सकते हैं, और ऐसे करके उनको पूरा पैसा मिलने के पहले जूनियर्स को पहले थोड़ा पैसा मिल सकता है। दैट इज द प्रैक्टिकल एंगल। अब देखिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए कंपनी की डीप फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करना और समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए एक आम इन्वेस्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दी हुई क्रेडिट रेटिंग पर डिपेंडेंट रहता है। देयर आर सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है या मूडीज हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर इज क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच, ओनिक्रा, ब्रिकवर्क। देयर आर फ्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम थोड़े हद तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर के काम जैसा होता है। जैसे एक ऑडिटर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का डिटेल्ड ऑडिट करके अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर होल्डर को सबमिट करता है, ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी
किसी डेट इशू करने वाली कंपनी की और उसके इंस्ट्रूमेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन की थॉरोली चेकिंग करने के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं देती, बल्कि सिर्फ एक सिंबल असाइन कर देती है, लाइक AAA+। जैसे स्कूल में ग्रेडिंग होती है, कुछ उसी तरह से। तो ये रेटिंग देख करके और आसानी से इस बात को पता किया जा सकता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क कितनी है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दो तरह की रेटिंग करती है, एक कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग यानी पूरी की पूरी कंपनी की रेटिंग, और दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग मतलब कंपनी के किसी पर्टिकुलर बॉन्ड इशू की रेटिंग। अब देखिए, जब रेटिंग होती है, यहां कुछ अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के सिंबल दिए हैं। थोड़ा सा इंडियन कंटेक्स्ट में भी मैं आपको बताऊं कि क्रेडिट रेटिंग का सिंबल देख करके एक तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी एजेंसी ने रेटिंग करी है, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करती है। दूसरा, हमको ये पता पड़ जाता है कि कौन से तरह के इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग हुई है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स की रेटिंग हुई है, या मीडियम टर्म की रेटिंग हुई है, या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग हुई है, या स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस की, लाइक MBS जैसे सिक्योरिटीज की रेटिंग हुई है। क्योंकि अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग करने के लिए भी अलग अलग तरह के सिंबल यूज होते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चल जाती है कि इस कंपनी के डिवेंचर्स में डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं। तो एक तीर से तीन शिकार हो जाते हैं। रेटिंग सिंबल देख के एजेंसी पता चल जाती है, इंस्ट्रूमेंट पता चल जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता चल जाती है। जैसे यहां एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। रेटिंग के जितने भी लेवल्स हैं उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, मतलब यहां पैसा लगाना ठीक है, और दूसरा नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, जंक बॉन्ड रेटिंग। अगर ऐसी रेटिंग आपके बॉन्ड्स की आ जाती है तो फिर थोड़ा अनसेफ हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। रिकमेंडेड नहीं है कि ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करें। अब दो पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के सिंबल हम यहां पर देख रहे हैं। देयर आर अदर एजेंसीज ऑल्सो। लुक हियर, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। AAA, चलिए हम S&P की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर की। AAA इज द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग विच दे असाइन। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट को AAA रेटिंग मिली है, मतलब बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। फिर उससे थोड़ी सी कम रेटिंग होती है AA+, उसके नीचे आता है लेवल AA, उसके नीचे लेवल आता है AA-, उसके नीचे आता है A+। लुक, माइनस का मतलब ये नहीं कि नीचे से अच्छी रेटिंग हो गई अभी। I mean to say AA- is better than A+, then A, then A-, then BBB+, then BBB, then BBB-। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर के सिंबल हैं। अगर इस तरह की कोई रेटिंग आपके बॉन्ड को मिल गई है तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आएगा। मूडीज के सिंबल थोड़े अलग हैं। पहले कैपिटल A है और फिर दो स्मॉल लेटर वो यूज करते हैं, AAA, AA1, AA2, AA3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3। और नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब ये S&P की बात करें, BBB- से भी पुअर रेटिंग आपकी होगी, BB+, एंड देन BB, एंड देन BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C एंड D, D फॉर डिफॉल्ट, सबसे पुअर रेटिंग
स्टैंडर्ड एंड पुअर के सिंबल में डी है। वहीं मूडीज की नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग अगर हम देखें तो BA1, BA2, BA3, B1, B2, B3, CAA1, CAA2, CAA3, CAC. Last one is, I guess it is D. I'll have to check it. So these are various rating symbols. ये illustrative list है, इसके अलावा भी और symbols practically देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ बॉन्ड इंडेंचर्स में क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन होता है जो क्रेडिट रेटिंग करते समय पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर एक कंपनी ने सेवरल बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं और किसी एक सीरीज ऑफ बॉन्ड में कंपनी डिफॉल्टर है और बाकी सीरीज का भले ही वो टाइमली पेमेंट कर भी रही है, तब भी उसको बाकी सीरीज के लिए भी डिफॉल्टर माना जा सकता है। अब एक कंसेप्ट और होता है जो बॉन्ड रेटिंग करते समय पर ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप समझें, कल को आप किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में भी एक एनालिस्ट के पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको वो एंगल भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन, अगर एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी में ये प्रोविजन है कि वो अपनी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड तब ही देगी, डिविडेंड देगी, हाँ, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड मिलता है। तो बॉन्ड इंडेंचर में ये प्रोविजन हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग को डिविडेंड सिर्फ तभी देगी जब वो पहले अपने डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइमली पे कर रही हो। तो ऐसे केस में जो होल्डिंग कंपनी है उसका डिवेंचर स्ट्रक्चरली सबऑर्डिनेट हो गया उसको पैसा तभी मिलेगा जब सब्सिडियरी कंपनी के डिवेंचर होल्डर को पैसा मिल जाए। सपोज होल्डिंग कंपनी की अपनी खुद की कोई इनकम नहीं है और वो सब्सिडियरी से आने वाली इनकम पर ही डिपेंड करती है, तो तब तो फिर ये स्ट्रांगली सबऑर्डिनेट हो गया, होल्डिंग कंपनी की डेट और सब्सिडियरी कंपनी की डेट सीनियर हो गई। नॉचिंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो कंपनियां बहुत अच्छी होती है उसमें नॉचिंग मायने नहीं रखती है, लेकिन थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस वाली कंपनियों में अलग अलग इश्यूज में अलग अलग रेटिंग आ सकती है एंड दैट इज टर्म्ड एज नॉचिंग। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, रिस्क इन रिलाइंग ऑन क्रेडिट रेटिंग। जब आप किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू लुक एट इट्स क्रेडिट रेटिंग। अब जब क्रेडिट रेटिंग आप देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रेटिंग पूरी तरह से रिलायबल हो। रेटिंग्स पर रिलाय करने में भी कुछ रिस्क हो सकती है, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात, रेटिंग्स आर डायनामिक, यानी एक बार किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कर दी, इट डजंट मीन कि अब इस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग फॉरएवर टिल रिडम्पशन यही रहेगी, बल्कि रेटिंग समय के साथ में बदलती रहती है। आज आपने बॉन्ड को अच्छी रेटिंग देख करके खरीद लिया, कल को आपके खरीदने के बाद इसकी रेटिंग डाउनग्रेड भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज, इवन द एजेंसीज आर नॉट परफेक्ट। उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके स्किल सेट का अपना एक सोच है, एक दायरा है, उसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर पाते। जैसे 2008 की यूएस सब प्राइम क्राइसिस के समय पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इस तरह के जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी उनकी रेटिंग को नहीं समझ पाई और बाद में फिर बड़ा केओस क्रिएट हुआ। देन देयर इज इवेंट रिस्क। चलिए माना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना बेस्ट एफर्ट करती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अनफॉरसीन इवेंट्स जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के हैं सडनली हो सकते हैं। कोई नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से किसी स्पेसिफिक कंपनी या किसी इंडस्ट्री का डाउनफॉल आ सकता है,
या फिर कोई सडन फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है जिसकी वजह से भी बॉन्ड में लगाया हुआ आपका पैसा डूब सकता है। तो इन शॉर्ट कुछ इवेंट रिस्क ऐसी हैं जिनको फोरकास्ट करना रेटिंग एजेंसीज के कंट्रोल में भी नहीं होता है। नाउ वन मोर थिंग, क्रेडिट रेटिंग वंस इन अ ईयर या वंस इन अ हाफ ईयर रिवाइज होती हैं सपोज, लेकिन जो मार्केट में बॉन्ड की प्राइस है वो डेली चेंज होती है। सो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली लैग द मार्केट प्राइसिंग। मार्केट तो डे टू डे बेसिस पर सिचुएशंस को देख करके रिएक्ट करता है, जबकि रेटिंग एजेंसीज अपनी रेटिंग वंस इन ए पीरियड ही रिवाइज करती है। तो रेटिंग की बेसिस पर मार्केट प्राइस डिसाइड होती है वो एक बात है, लेकिन मार्केट प्राइस रेटिंग आने के पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। यानी क्रेडिट रेटिंग यूं तो यूजफुल है पर उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया जा सकता। अब जब भी कोई एजेंसी क्रेडिट रेटिंग करेगी या अदरवाइज ही आप किसी कंपनी का क्रेडिट अप्राइजल करेंगे, there are four important points which are termed as 4C's of credit analysis. Now what are those 4C's? जिस किसी कॉरपोरेट के किसी डेट इशू का आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आपको उसकी कैपेसिटी देखनी होगी, कोलेटरल समझना पड़ेगा, कोवेनेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा। So capacity, collateral, covenants and character. Capacity के अंदर हम पढ़ेंगे ability to serve debt and which includes industry structure, industry fundamentals and company fundamentals. ये तो सिर्फ आउटलाइन पॉइंट्स हुए, अब जरा हम डिटेल में वन बाय वन इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो है कैपेसिटी। और अभी जैसे मैंने कहा कैपेसिटी मींस एबिलिटी टू सर्व डेट। आप अपने डेट होल्डर को टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट कर पाएं, ऐसी कैपेसिटी आप में है या नहीं है। अब ये जो हम एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं दिस इज वेरी सिमिलर टू इक्विटी एनालिसिस। इनफैक्ट अगर आप अनसिक्योर्ड जूनियर डेट के बारे में बात करें तो वो इक्विटी के ज़्यादा नज़दीक पाए जाते हैं। उनका रिटर्न कई बार इक्विटी जितना ही फ्लक्चुएट करता है और लगभग इक्विटी जितना ही रिटर्न होता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लीन मॉर्गेज। तो देखते हैं हम कि कैपेसिटी टू रीपे को अगर हमको जज करना है तो सबसे पहले कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है हमको उस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहिए। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते समय पर हम चार बातें देखेंगे। पहला थ्रेट ऑफ एंट्री। अब थ्रेट ऑफ एंट्री का मतलब है कि क्या आसानी से नए पार्टिसिपेंट्स इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, अगर हाँ तो उससे कंपटीशन बढ़ेगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी कैपेसिटी टू रीपे भी कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इफ देयर आर मोर entry barriers, then you will have more stable cash flows and you will have a better credit rating. अब एंट्री बैरियर्स कैसे हो सकते हैं, नए लोगों को बिजनेस में आने से कैसे रोका जा सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर किसी बिजनेस में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो बहुत सारे छोटे प्लेयर्स तो इसमें वैसे भी एंटर नहीं होना चाहेंगे। जैसे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें जिसमें सिविल एविएशन और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों की ही बात की जाती है। नाउ दिस इज क्वाइट अ रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो एवरी Tom and Dick will not enter into this type of business. दूसरा एंट्री बैरियर का एग्जांपल हो सकता है लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे ऑटो डीलरशिप्स में होता है। अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर शहर में हर टाउन में
आपका एक डीलर होना चाहिए जहां से कार्स को सेल किया जा सके, और साथ में सर्विस स्टेशन होना चाहिए डीलर के पास, सो दैट उस कार की वहीं पर सर्विस की जा सके। तो अगर आपका पहले से एक स्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो ठीक है, अदरवाइज एक नए प्लेयर के लिए नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जनरेट करना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। Then a solid protection may be patent protection, specifically in case of pharmaceutical industry and technology. देखिए, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है और उन रिसर्च का पेटेंट लिया जा सकता है, और एक बार आपने किसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट ले लिया तो किसी और प्लेयर के लिए इस बिजनेस में एंटर करना मुश्किल होगा। हाई रेगुलेशंस, यूटिलिटी बिजनेस जैसे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एवरीबडी कैन नॉट डू दिस बिकॉज गवर्नमेंट हाईली रेगुलेट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो किसी भी नए एंट्रेंट के लिए यहाँ पर लाइसेंस लेना और काम करना मुश्किल होता है। इन शॉर्ट, अगर एंट्री बैरियर्स हाई हैं और हर कोई इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता है तो आपके रिस्क कम हो जाती है, आपके कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और ऐसे केस में आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर ऑफ सप्लायर्स। इफ देयर आर अ फ्यू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल ओनली एंड यू डोंट हैव ऑल्टरनेट्स अवेलेबल, ऐसे केस में सप्लायर्स विल बी पावरफुल और वो जब चाहें तब उनकी सप्लाईज की कीमत बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा होता है तब आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन थिन हो जाएंगे और सरवाइव करना मुश्किल। सो पावर ऑफ सप्लायर्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ज्यादा पावरफुल सप्लायर का मतलब डेट की क्रेडिट रेटिंग लोअर हो जाएगी। देन पावर ऑफ बायर्स, इफ देयर आर अ फ्यू नंबर ऑफ कस्टमर्स ओनली, थोड़े से ही कस्टमर हैं और सारे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर उन्हीं को अपना गुड सेल करते हैं, ऐसे केस में कस्टमर पावरफुल होगा और वो बार्गेन करेगा और सस्ता खरीदने की कोशिश करेगा, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन इरॉड हो जाएंगे और आपकी डेट ज्यादा रिस्की हो जाएगी, क्रेडिट रेटिंग लोअर होगी। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, माना कि आपकी इंडस्ट्री में कोई दूसरा एंटर नहीं कर पा रहा है लेकिन कोई सब्स्टिट्यूट तो डेवलप हो सकता है। इन्वेंशंस खास तौर से दिन पे दिन ऐसा करते जा रहे हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी दूसरी चीजों को रिप्लेस कर दिया। कैमरा मार्केट को, डीएसएलआर मार्केट को बैडली अफेक्ट कर दिया मोबाइल फोन्स ने। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जो पहले अलग अलग चीजों से पर्पस सॉल्व होता था, एक अकेले मोबाइल फोन ने वो सारे काम कर दिए। तो कोई सब्स्टिट्यूट अगर डेवलप हो सकता है तो भी आपको ह्यूज रिस्क उठानी पड़ेगी ऐसी इंडस्ट्री की डेट में इन्वेस्टमेंट करते समय पर। देन एग्जिस्टिंग राइवलरी, अगर एग्जिस्टिंग परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग राइवलरी है अमंग एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो ऐसे केस में इकोनॉमिक प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा, आपको एक हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल पाएगा और कैश फ्लोज थोड़े ठीक ठाक से ही होंगे और इसकी वजह से डेट की रेटिंग रिड्यूस हो जाएगी। So this is industry analysis for judging the repayment capacity of the company. इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद में हम इंडस्ट्री फंडामेंटल्स देखते हैं। आपकी इंडस्ट्री साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल। अगर नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो यू विल हैव स्टेबल कैश फ्लोज एंड लोअर रिस्क, लेकिन अगर साइक्लिकल इंडस्ट्री है देन यू विल हैव अनस्टेबल कैश फ्लोज। कुछ ईयर्स ऐसे होंगे जब आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, ऑन द अदर हैंड कुछ ईयर्स ऐसे होंगे जब प्रॉफिटेबिलिटी काफी पुअर हो जाएगी। तो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज को नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में लोअर डेट एक्सपोजर लेना चाहिए क्योंकि उनकी रिस्क ज्यादा होती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हालांकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंसर्न होते हैं क्योंकि कंपनी जितना ग्रोथ करेगी उनके शेयर का प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा। डिवेंचर्स में तो ऐसा है नहीं क्योंकि उनको तो अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलना है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी ग्रोइंग है तो ऐसे केस में उसके पास में ज्यादा कैश फ्लो और ज्यादा असेट्स होंगी
और ज़्यादा कैश फ्लो और ज़्यादा असेट्स होने की वजह से उसकी डेट सिक्योर्ड होगी, आई मीन टू से सेफ होगी। अदर फैक्टर्स, हर इंडस्ट्री के अपने कुछ स्पेशल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, सो यू शुड कंसिडर दोज अदर फैक्टर्स आल्सो व्हाइल डिसाइडिंग द एबिलिटी टू सर्व द डेट। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री फंडामेंटल्स के बाद में हम कंपनी फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर कंपनी का मार्केट शेयर बहुत छोटा है तो ऐसे केस में कंपनी काफ़ी रिस्क बेयर करेगी, और न केवल इक्विटी शेयर होल्डर को ये रिस्क उठानी पड़ेगी, बल्कि रिस्क का लेवल बढ़ने पर इस रिस्क का एक हिस्सा डिबेंचर होल्डर्स के सिर पर भी आएगा। ऑन द अदर साइड, अगर कंपनी का मार्केट शेयर इंडस्ट्री में बड़ा है तो कोई भी एडवर्स चेंजेस आने पर सबसे पहले छोटे प्लेयर्स अफेक्ट होंगे, जिससे कि ये कंपनी सेफ रहेगी, और ऑब्वियसली कंपनी सेफ रहेगी तो उसकी डेट भी सेफ रहेगी। ट्रैक रिकॉर्ड, हम कंपनी के पास्ट का एनालिसिस करेंगे कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड था, एक्सपेंशन का, तब कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, जब कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड था तब कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। ये जिन चीज़ों को हम एनालाइज कर रहे हैं ना, ये एक इंडिविजुअल की ट्रेड्स के लिए भी काम में आती है। अगर आप अच्छे और बुरे दोनों वक्त में परफॉर्म कर पाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या अच्छे एम्प्लॉय भी। तो ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड में अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो दैट इज अ गुड न्यूज़, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि ये परफॉर्मेंस क्या अंडर द करंट मैनेजमेंट है, या पिछले मैनेजमेंट ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इस मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। सो वो हमारे काम में नहीं आएगा, पिछले मैनेजमेंट ने क्या किया था। देन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, क्या जो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट बना रहा है वो एग्जिस्टिंग कंपटीशन को बीट करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट है, क्या ये प्रशंसनीय है, इज इट प्लॉजिबल। एंड इज द मैनेजमेंट एबल टू एग्जीक्यूट इट। मतलब अच्छी स्ट्रेटेजी बना लेना एक बात है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना दूसरी बात है। तो क्या उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट भी कर पाया है, और क्या ये सारी खूबियां, ये सारी काबिलियत करंट मैनेजमेंट ने शो करी है। अगर हाँ, तब तो फिर हमारे लिए ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। रेशियो एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है इस मैटर में, लेकिन जरा हम 4 C's के अदर 3 C's पहले पढ़ लें एंड देन वी विल एक्सप्लोर रेशियो एनालिसिस आल्सो। तो एक बात तो हुई कैपेसिटी टू सर्व द डेट, टू जज द क्रेडिट रेटिंग। नाउ सेकंड थिंग इज कोलेटरल। देखिए, अगर किसी कंपनी की कैपेबिलिटी ही बहुत अच्छी है, यानी कि रीपेमेंट करने में वो वैसे ही काफी सक्षम हैं, तो ऐसे केस में कोलेटरल की तरफ देखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। कोलेटरल की जरूरत डिफॉल्ट में पड़ती है। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप डेट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैसे भी टाइमली देंगे, लेकिन अगर अर्निंग पुअर है और डिफॉल्ट हो जाता है तब बात कोलेटरल तक पहुंचती है। So collateral is emphasized more with lower credit quality companies or when default risk increases. In this case, the analyst consider collateral value to calculate loss severity. देखो, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने कहा था कि दो चीजें हैं, एक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है और एक लॉस सीवियरिटी है। तो जब डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तभी हम लॉस सीवियरिटी के बारे में, यानी कि कोलेटरल के बारे में बात करते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि जिस डेट का हम रेटिंग कर रहे हैं उसके लिए कौन सी कोलेटरल्स अवेलेबल है। जैसे अगर इंटेंजिबल एसेट्स को कोलेटरल के फॉर्म में ऑफर किया गया है तो उसमें अगर पेटेंट राइट्स हैं तो दैट इज कंसिडर्ड अ हाई क्वालिटी एसेट, क्योंकि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पुअर भी होती है तो जो उसका टेक्नोलॉजी का पेटेंट है वो तो अभी भी वैल्यूएबल ही बना रहेगा। लेकिन अगर गुडविल को इंटेंजिबल एसेट की तरह से यूज किया जा रहा है
देन दैट इज रियली नॉट गुड, क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्टर होती है तो उसकी गुडविल वैसे ही डाउन हो जाएगी, तो कोलेटरल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो इट डजंट मेक सेंस कि इस तरह की कोलेटरल को आप कंसिडर करें। देन डेप्रिसिएशन, आपको देखना चाहिए कि एडिशन टू फिक्स एसेट्स कितना है एज कंपेयर टू डेप्रिसिएशन। अगर एडिशन टू फिक्स एसेट्स काफी कम है और डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब असेट की क्वालिटी डे बाय डे पुअर होती जाएगी एंड वो डेट को कवर करने के लिए फ्यूचर में सफिशिएंट नहीं होगी। देन इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर शेयर की मार्केट प्राइस पर शेयर उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से भी कम है, शेयर की फेस वैल्यू है सपोज 10 रुपए, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 40 रुपए, और मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो महज 25 रुपीज है। सो इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू, इट इंडिकेट्स कि जो असेट्स हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर वो वैल्यूएबल नहीं है। देन ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्चुअली ह्यूमन प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करना, उनको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल इट कैन फंक्शन एज कोलेटरल। जैसे अगर हम एक इंडियन एग्जांपल की बात करें तो सत्यम कंप्यूटर्स में ईयर 2009 में एक फाइनेंशियल फ्रॉड डिस्क्लोज हुआ, लेकिन अदरवाइज उस कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी। 50,000 एम्प्लॉय उसके लिए बड़ी शिद्दत से काम कर रहे थे पहले भी, और कंपनी का जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी थी। इट वॉज जस्ट अ फाइनेंशियल फ्रॉड विद इन द कंपनी डन बाय प्रमोटर्स। तो हालांकि कंपनी उस समय डूबने की कगार पर आ गई, फिर भी उसका रिवाइवल हो गया क्योंकि कंपनी के पास अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। कोलेटरल के बाद वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स का मतलब है कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। यू नो, जब डेट इश्यू होती है उस समय पर बोरोवर और लेंडर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में अग्री होती हैं उन्हीं को हम कोवेनेंट्स कहते हैं। एक तरफ ये कोवेनेंट्स लेंडर को प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर को, कि कंपनी कहीं उसके पैसे का मिसयूज ना कर ले, तो वहीं दूसरी तरफ ये कोवेनेंट्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है बोरोवर को, कि कहीं बोरोवर पर इतनी ज्यादा शर्तें न लगा दी जाए कि वो अपने बिजनेस को ही ठीक ढंग से ना कर पाए। सो दैट विल बी अल्टीमेटली लॉस ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो आपको डिवेंचर इंडेंचर पढ़ते समय पर, यूं कहें डिवेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ते समय पर, ये देखना चाहिए कि कोवेनेंट्स बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव ना हो, अदरवाइज कंपनी बिजनेस ही नहीं कर पाएगी और डूब जाएगी, और इससे डिवेंचर होल्डर्स का भी लॉस होगा। और दूसरी तरफ कोवेनेंट्स बहुत ज्यादा लिबरल ना हो कि कंपनी डिफॉल्ट कर दे तब भी बॉन्ड होल्डर्स, इन्वेस्टर्स उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सकें। सो अ प्रॉपर बैलेंस शुड बी मेड between the protection to lender and flexibility of doing business by the borrower. अभी कोवेनेंट्स दो टाइप की होती हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब कुछ पॉजिटिव कोवेनेंट्स हैं, जैसे कि डेट इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइमली इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का पेमेंट करे। जिन असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया है उनका प्रॉपरली इंश्योरेंस करवाएं ताकि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होने पर भी मनी लेंडर यानी कि इन्वेस्टर को उसका पैसा इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू मिल सके। और कुछ कंडीशन होती है, कुछ रेशियोज मेंटेन करने की शर्तें होती हैं, वो रेशियोज मेंटेन करने होते हैं। देन देयर मे बी सम नेगेटिव कोवेनेंट्स आल्सो, जैसे जब तक एग्जिस्टिंग डेट का रीपेमेंट नहीं होता तब तक कंपनी कोई नया लोन नहीं ले पाएगी। जब तक एग्जिस्टिंग डेट का रीपेमेंट नहीं होता तब तक इक्विटी शेयर्स का बायबैक नहीं हो पाएगा। देखो, इक्विटी शेयर का बायबैक आसान शब्दों में बोलें तो इक्विटी शेयर का रिडम्पशन है, कि डिवेंचर रूल ये होता है कि कंपनी के वाइंडिंग अप पर इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा सबसे आखिरी में मिलेगा और उसके पहले डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा मिल जाएगा।
अब अगर आप बायबैक करते हैं तो आप इस सीक्वेंस को ब्रेक कर देते हैं, तो ऐसे केस में डिवेंचर होल्डर्स विल फील चीटेड। इसलिए ऐसी एक शर्त लगाई जा सकती है कि तब तक बायबैक नहीं होगा जब तक कि डेट का रीपेमेंट ना हो जाए। फिर एक नेगेटिव कोवेनेंट हो सकती है दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जब तक डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे न कर दिया जाए, एंड देयर शुड नॉट बी डिविडेंड पेमेंट जब तक कि अमाउंट डीआरआर में, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर न कर दिया जाए। ये सारी कंडीशंस एक तरफ मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी को कुछ हद तक बिजनेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। So first one was capacity, second is collateral, third one is covenants and fourth is character. एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर के बारे में एनालिसिस करना एक अलग बात है और ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर का एनालिसिस करना एक अलग बात है। ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर में उसके मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, उनकी ईमानदारी को चेक किया जाएगा। साउंडनेस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये देखा जाएगा कि मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर जो भी स्ट्रेटेजी बना रहा है क्या वो साउंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि एक्चुअली बिजनेस का सर्वाइवल उसी से है कि आप आगे के लिए कितनी अच्छी प्लानिंग कर पाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड इन एग्जीक्यूटिंग पास्ट स्ट्रेटेजीज विदाउट बैंक्रप्सी, रीस्ट्रक्चरिंग और अदर डिस्ट्रेस सिचुएशन। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी या कैरेक्टर को जज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली क्या सेम मैनेजमेंट की कोई दूसरी कंपनी को बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी या डेट रीस्ट्रक्चरिंग की सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी, तो फिर उसका कैरेक्टर पुअर माना जाएगा और डेट की रेटिंग लोअर हो जाएगी। इंटीग्रिटी को चेक करने का एक तरीका अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना भी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जितनी कंजर्वेटिव हैं उतनी अच्छी मानी जाएंगी। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर अग्रेसिव हैं, यानी कि प्रॉफिट को ज्यादा बताने की कोशिश करती हैं, तो वो बुरी है। जैसे ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंस ले लेना, लोन लेना और उसका बैलेंस शीट में नहीं दिखना, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग लीज। एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डेबिट करने की जगह पर उनको कैपिटलाइज कर देना। प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकग्निशन करना, जो रेवेन्यू अभी पूरी तरह से हमारे कब्जे में ही नहीं आया है, जो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसको अभी से इनकम मान लेना। ऑडिटर को बार बार बदलना, ये सब बातें इंडिकेट करती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन, कुछ तो गलत खिचड़ी पक रही है। पुअर कैरेक्टर इससे डिस्क्लोज होता है। फिर क्या करंट मैनेजमेंट की कोई फ्रॉड की हिस्ट्री है? अगर हाँ, तो अगेन इट इज अ पुअर कैरेक्टर एंड लोअर क्रेडिट रेटिंग विल बी देयर। क्या हिस्टोरिकली ऐसा देखने में आया कि डिवेंचर होल्डर्स का नुकसान करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाया गया, और स्पेशली अगर उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग लोअर हुई, देन इट इज अ पुअर कैरेक्टर। तो ये 4 तरीकों से हम क्रेडिट रेटिंग को, क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। हमने कहा there are 4 C's of credit rating and the first one was capability, और उसके अंदर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया रेशियो एनालिसिस। अब देखिए रेशियो टर्म हम जानते हैं, इट इज अ मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ टू डेटा। न्यूमरेटर में आप कुछ रखें, डिनोमिनेटर में कुछ रखें, और रिजल्ट कुछ ऐसा निकले जिसका कोई मीनिंग जनरेट होता हो, दैट इज अ रेशियो। क्रेडिट रेटिंग में रेशियो एनालिसिस कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उसके लिए पहले जो रेशियोज हम पढ़ेंगे वो 2 तरह के होंगे, लेवरेज रेशियो एंड कवरेज रेशियो। लेकिन उन रेशियोज में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होगी, एक बार पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज से फेमिलियर हो जाएं। देखिए सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है वो है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अभी कोई फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस हमने माइनस नहीं किए हैं। फिर एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको EBITDA, यह कुछ लोगों ने इस एक्रोनिम को भी प्रोनाउंस किया है
EBITDA, EBITDA। सो EBITDA जैसा कि नाम से क्लियर है, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सबसे पहले आप EBIT लीजिए और EBIT में ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट, सॉरी डेप्रिसिएशन, और ऐड कर दीजिए अमोर्टाइजेशन। देयर में बी ए क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क है। देखिए रियल असेट्स को जब आपको राइट ऑफ करना होता है ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, देन इट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। और वहीं पर अगर इंटेंजिबल असेट्स को, नॉट फिजिकल असेट्स को राइट ऑफ करना होता है, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है अमोर्टाइजेशन। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, उनको राइट ऑफ करने के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? अमोर्टाइजेशन। तो लेमन लैंग्वेज में बात करें तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही किसी एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं और नेचर में दोनों ही नॉन कैश है। एबिटा की खासियत यह है कि इसमें आपका कैश प्रॉफिट, जहां EBIT आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है, वहीं एबिटा एक्चुअली आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेट करेगा। फिर टर्मिनोलॉजी यूज होती है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। एक कंसेप्ट हो जाए जिसको कहा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय पर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन को काफी हद तक यूज किया जाता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होता है? यू स्टार्ट विथ नेट इनकम, मतलब बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट आता है वहां से आप स्टार्ट करते हैं, उसमें से आप माइनस कर देते हैं गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो रेगुलर बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, रेदर देन वो कहना चाहिए एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए उसको यहां पर से हम हटा देना चाहते हैं अगर वो इसमें इंक्लूडेड है तो। और साथ में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को भी हम क्या कर दे रहे हैं? एड बैक। सो दिस इज एक्चुअली फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक्चुअली इसी में अगर वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज को लेस कर दिया जाए और डिक्रीज को ऐड कर दिया जाए तो यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन सकता है। बट फिलहाल हमको चाहिए फंड। फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। तो कितना फंड हमने जनरेट करा, चाहे वो कैश में रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, यानी भले ही वो डेटर्स में ब्लॉक्ड है, स्टॉक के फॉर्म में ब्लॉक हो गया है, बट वो जनरेट तो हुआ है। So I repeat, you take net income, then you deduct gain on sale of properties and add back depreciation and amortization. That becomes fund from operation. Then funds की बात नहीं करें, कैश फ्लो की बात करें। और कैश फ्लो में भी फ्री कैश फ्लोज की बात करना चाहते हैं हम। कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है, दैट विल डिस्कस। First you start with net income, which is recurring only, यानी कि कोई नॉन recurring नेचर का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको आपने माइनस कर दिया। और इसमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को भी आपने प्लस कर दिया। तो ये आपका कैश प्रॉफिट आ गया एक तरह से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। लेकिन इसमें से अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दिया तो फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो कैश फ्लो था, लेकिन उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज को भी माइनस कर दिया जाए तो वो कैश फ्लो नहीं होगा, रेदर देन वो क्या होगा? फ्री कैश फ्लो होगा, यानी फ्रीली अवेलेबल टू do whatever you want to do. Do you want to give excess dividend? You want to buy back shares? You want to service debt additionally in excess of your regular commitments? उस पैसों का आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। EBIT महज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। EBITDA
जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक्चुअली जिसमें से हम इंटरेस्ट को तो और टैक्स को तो माइनस कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे एक तरह से कैश फ्लोज को इंडिकेट करता है। और फ्री कैश फ्लो का मतलब ये हो गया कि जो रेगुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज है वो भी हमने माइनस कर दिया। बट दिस इज बिफोर डिविडेंड। If you are interested in calculation of free cash flow after dividend, then it is very simple. You take free cash flow before dividend and then you deduct dividend. देखो EBIT और EBITDA वर्सेस बाद वाले जो तीन आइटम हैं उनमें डिफरेंस ये है कि EBIT और EBITDA में इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन FFO और फ्री कैश फ्लो बिफोर डिविडेंड एंड फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स तो माइनस हो गया है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को हमने तीनों में ही ऐड बैक किया हुआ है। अब इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने के बाद में लेट्स टॉक अबाउट लेवरेज रेशो। लेवरेज रेशो का मतलब ये है कि आपकी बैलेंस शीट पर जितनी भी डेट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेटर ऐसे जितनी भी डेट है, उसको आप दूसरे कुछ पैरामीटर से कंपेयर करते हैं। यहाँ डेट लेते समय न केवल बैलेंस शीट पर नजर आने वाली डेट को इंक्लूड करना चाहिए, बल्कि साथ में अगर कोई ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग लीज है, वो एक ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है, आपने लोन ले भी लिया है और वो बैलेंस शीट पर नजर भी नहीं आ रहा है। कोई अंडर फंडेड पेंशन प्लान्स हैं, वो भी आपकी ड्यूटी है जो बैलेंस शीट पर आपने दिखाई ही नहीं है अभी तक, उनको भी यहाँ इंक्लूड करना चाहिए। अब लेवरेज रेशोज में सबसे पॉपुलर जो रेशो है वो है डेट टू कैपिटल रेशो, और कैपिटल मतलब डेट और इक्विटी दोनों। एक्चुअली ये रेशो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल में आई एम सॉरी, आपकी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल में डेट का हिस्सा कितना है, वो बात यहां से पता चलती है। ये रेशो जितना ज्यादा होगा मतलब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन उतना ही ज्यादा है, और डेट का ज्यादा होने का मतलब है रिस्क का ज्यादा होना। हायर द रेशो मींस हायर द क्रेडिट रिस्क एंड वाइस वर्सा। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई ओवर वैल्यूड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, खास तौर से गुडविल है, तो उसको एडजस्ट करना चाहिए पहले। मतलब उस एक्सेस गुडविल को आप असेट साइड में से हटा दें, बदले में लायबिलिटी साइड में आप अपने रिजर्व्स को रिड्यूस करें, तो उससे इक्विटी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज मोस्ट पॉपुलर लेवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल। देन डेट को हम देखिए, अभी न्यूमरेटर में बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड था और डिनोमिनेटर में भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड ही था, लेकिन अब जो अगला रेशो है उसमें न्यूमरेटर में बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है यानी कि डेट, और डिनोमिनेटर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है यानी कि एबिडा। डेट अपॉन एबिडा, ये रेशो जितना ज्यादा होगा क्रेडिट रिस्क उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। मान लीजिए देयर आर टू कॉर्पोरेशंस, corporation A has this ratio equal to 10 times while corporation B has this ratio equal to 6 times. So corporation A will be assumed to be more risky क्योंकि उसका ये रेशो हायर है। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज अगर हैं तो न केवल रेशो हायर होने वाली एक बात हमको चेक करनी चाहिए, बल्कि द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रेशो इंस्टेबल भी होगा, वोलेटाइल होगा। किसी साल में आप ज्यादा एबिटा अर्न करेंगे तो कंसिक्वेंटली रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, और रिसेशन वाले टाइम पर, लोअर साइकिल वाले टाइम पर, ट्रफ वाले टाइम पर एबिटा कम हो जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। देन फंड फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डेट। अब यहाँ पर पिछले दो रेशियो में डेट न्यूमरेटर में थी, इसलिए रेशियो बढ़ने का मतलब रिस्क बढ़ना था,
और इस फॉर्मूला में और इनफैक्ट इसके अगले फॉर्मूला में दोनों ही में डेट डिनोमिनेटर में है। तो इन दोनों रेशो के बारे में एक कॉमन बात कही जा सकती है कि रेशो जितना ज्यादा होगा, रेशो कब ज्यादा होगा, जब डेट कम होगी। ये रेशो जितना ज्यादा होगा, क्रेडिट रिस्क उतनी ही कम हो जाएगी। ऑलराइट। और खास तौर से अगर हम इस लास्ट रेशो की बात करें, फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड। देखिए, फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड का मतलब है आपने इंटरेस्ट दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी आपके पास में कैश बच गया। तो अब इस कैश का इस्तेमाल आप डिबेंचर्स के प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने में कर सकते हैं और क्विकली आप अपना डेट का रीपेमेंट कर पाएंगे। तो ये रेशो अगर जीरो से ज्यादा कुछ भी है तो हमारे लिए अच्छा है। इनफैक्ट अगर दो कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिसमें भी ये रेशो ज्यादा होगा वो अपनी डेट को क्विकली सर्व कर पाएगी। देन कम्स कवरेज रेशोज। कवरेज रेशो में हम डेट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंपेयर कर रहे हैं। आप इन दोनों ही रेशो में देखिए, वी आर कंसर्न विद इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉट विद द डेट। EBITDA डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये रेशो जितना ज्यादा है रिस्क उतनी कम है। मान लीजिए इंटरेस्ट आपको $1 मिलियन देना है, जबकि आपकी EBITDA $4 मिलियन है, यानी जितना आपको इंटरेस्ट देना है उसका 4 गुना अमाउंट आपके पास देने के लिए अवेलेबल है। सो मनी लेंडर्स, that is investors, debenture holders will feel safe कि उनका पैसा उनको टाइमली वापस, उनका इंटरेस्ट उनको सही समय पर मिल जाएगा। फिर एबिटा की जगह आप सिंपली EBIT अपॉन इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, और अगेन वही कमेंट यहाँ पर भी बनेगा कि रेशो जितना हायर होगा रिस्क उतनी लोअर होगी। ये जो रेशो है इसके पिछले वाले रेशो के कंपैरिजन में ज्यादा कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को एड बैक नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली उसको एड बैक करने से तो कैश प्रॉफिट निकलता है, और कैश तो प्रिंसिपल के रीपेमेंट के लिए यूज होने वाला है, इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए तो आपको प्रॉफिट ही चाहिए, वहां कैश प्रॉफिट देखने की जरूरत नहीं है। आई रिकमेंड कि इन रेशोज के सिर्फ फॉर्मूलाज देख लेने से और एनालाइज करने से काम नहीं चलता है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना चाहिए। जो भी कोई स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो CF इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल हो या फिर कैपलान श्वाइसर हो, वहां पर इसको लेकर के आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। आप उन रेशो एनालिसिस एग्जांपल्स को सॉल्व करके जरूर देखिए। चलिए हम अभी कंसेप्ट पढ़ते हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस यील्ड स्प्रेड। हमने कहा था कि अगर यील्ड में से बेंचमार्क यील्ड को माइनस कर दें तो यील्ड स्प्रेड आएगा, जो क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को इंडिकेट करेगा। अब कंपनी स्पेसिफिक रीजन से तो यील्ड स्प्रेड फ्लक्चुएट होता ही है, लेकिन इकोनॉमी में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यील्ड स्प्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बार फिर हम याद करें कि यील्ड में रियल रिस्क फ्री रिटर्न आता है, इन्फ्लेशन आता है, मेच्योरिटी प्रीमियम आता है, लॉन्गर द मेच्योरिटी हायर द प्रीमियम, एंड देन लिक्विडिटी प्रीमियम और क्रेडिट स्प्रेड आता है। तो यूं कहते हैं कि यील्ड इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस यील्ड स्प्रेड होता है। यील्ड स्प्रेड किन बातों से इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि मार्केट में क्रेडिट साइकिल होती है, जैसे बिजनेस साइकिल होती है, इकोनॉमी की साइकिल होती है, वैसे क्रेडिट साइकिल भी होती है, एंड इट रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ऑन क्रेडिट। मार्केट में एक दौर ऐसा आता है जब आप लोन लेने जाएं तो आपको बड़ी आसानी से सस्ती रेट पर भी मिल जाता है। सो यू कैन से दिस इज द पीक ऑफ क्रेडिट साइकिल। और मार्केट में इसका उल्टा एक ऐसा दौर भी आता है लोअर साइड का, जब लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज द ट्रफ ऑफ क्रेडिट साइकिल। तो कुल मिलाकर के जो क्रेडिट साइकिल है वो क्या है? इट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट ओवर टाइम।
कभी क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, और कभी क्रेडिट बड़ी मुश्किल से मिलती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट. सो दैट इज referred to as credit cycle. At the top of the cycle, credit spread will be low, क्योंकि बहुत आसानी से लोन अवेलेबल है, और ऐसे केस में रेटिंग में थोड़ा फर्क भी है, तो भी इन्वेस्टर की डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि फंड सप्लाई इजीली अवेलेबल है. और इसका उल्टा अगर आप क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर देखेंगे, तो हाई ग्रेड और लो ग्रेड बॉन्ड्स के बीच में जो यील्ड का डिफरेंस है वो काफी बड़ा हो जाएगा. तो ये कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनको हम यील्ड स्प्रेड के लिए डिस्कस कर रहे हैं. देन इकोनॉमिक कंडीशंस. देखिए, ये काफी कुछ क्रेडिट साइकिल के जैसा ही है, लेकिन अब ये क्रेडिट की बात नहीं, इकोनॉमी की बात चल रही है. जब इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में होती है, तो हर कोई अच्छा पैसा कमा रहा होता है, तो सारे बॉन्ड इशूअर्स के कैश फ्लो अच्छे नजर आते हैं, और इससे रिस्क कम दिखती है, और यील्ड स्प्रेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड वाइस वर्सा, अगर इकोनॉमी वीक एरिया में चली जाती है, तो ऐसे केस में लो ग्रेड और हाई ग्रेड बॉन्ड के बीच का जो यील्ड डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. देन फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस. देखिए, इकोनॉमी और मार्केट में डिफरेंस होता है. इकोनॉमी मतलब कोई वाकई अच्छा कर रहा है या नहीं. जैसे एक स्टूडेंट की पढ़ाई और उसके रिजल्ट में डिफरेंस होता है. एक स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, और उसका रिजल्ट कैसा आता है वो एक अलग बात है. और ऐसा कहा जाता है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इकोनॉमी के पहले ही रिएक्ट कर देता है. इकोनॉमी अच्छी होने वाली है इस उम्मीद में मार्केट पहले ही बढ़ जाता है. इकोनॉमी नीचे जाने वाली है इस डर से मार्केट पहले ही गिर जाता है. तो अगर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग मार्केट है, इंक्लूडिंग अच्छा इक्विटी मार्केट है, तो क्रेडिट स्प्रेड रिड्यूस हो जाएगा. देखिए, कारण क्या है कि अगर मार्केट अच्छा है तो कंपनीज के पास में इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू लाना भी एक चॉइस होगी, और उस तरह से अगर उन्होंने फंड रेज किया तो मार्केट में डेट की डिमांड ही रिड्यूस हो जाएगी. तो एक तरीके से बाकी जिन लोगों को लोन लेना है उनके लिए आसानी से लोन अवेलेबल होगा, और क्रेडिट स्प्रेड रिड्यूस हो जाएगा. देन देयर इज वन फैक्टर नेम्ड एज ब्रोकर डीलर कैपिटल. देखिए, इक्विटी शेयर जहां मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, वहीं बॉन्ड्स जो हैं वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं. यानी कोई ब्रोकर, कोई डीलर होता है जो मार्केट मेकर का काम करता है. वो बॉन्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए रेडी रहता है. उस ब्रोकर पर के पास जाके आप जब चाहे बॉन्ड खरीद सकते हैं, और वहां जाकर के आप जब चाहे बॉन्ड बेच सकते हैं. तो एक एक्टिव इन्वेस्टर्स मार्केट होने की जगह पर डेट मार्केट मोस्टली एक ब्रोकर डीलर मार्केट होता है. अगर ब्रोकर डीलर सफिशिएंट फंड प्रोवाइड करें, लिक्विडिटी दें इस मार्केट को, तो यील्ड स्प्रेड रिड्यूस हो जाता है. और ऑन द अदर हैंड, अगर ब्रोकर डीलर्स की तरफ से प्रॉपर लिक्विडिटी मार्केट में ना हो, तो यील्ड स्प्रेड जो है वो वाइडन हो जाता है, बढ़ जाता है. जनरल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये थोड़ा सा रिपीटेशन सही है प्रीवियस पॉइंट्स का, कि अगर देयर इज हाई डिमांड फॉर बॉन्ड्स, मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, या यूं कहें मनी इजीली सप्लाई होने के लिए अवेलेबल है, तो क्रेडिट स्प्रेड रिड्यूस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. देखिए, बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होने का मतलब इन्वेस्टर उसको खरीदने को तैयार है, मतलब मनी की सप्लाई ज्यादा है. और बॉन्ड की डिमांड कम होने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर पैसा देने को तैयार नहीं है. अगर बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है तो क्रेडिट स्प्रेड नैरो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो बिसाइड्स द इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस क्रेडिट स्प्रेड को अफेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल कंसिडरेशन इन क्रेडिट एनालिसिस ऑफ high yield bonds, that is junk bonds, sovereign bonds and non-sovereign bonds.
एक तरफ जंक बॉन्ड्स जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की हैं, उसमें पैसा लगाने से पहले क्रेडिट एनालिसिस करते समय पर क्या बात ध्यान दें, और दूसरी तरफ सोवरेन बॉन्ड जो कि बहुत ही सेफ होते हैं, लगते हैं, उनमें पैसा लगाने से पहले पर आपको क्रेडिट एनालिसिस करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हाई यील्ड डेट यानी कि जंक बॉन्ड क्या है। हमने क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स को डिस्कस करते समय पर देखा था कि चाहे मूडीज हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो या दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, उनके पहले जो 10-12 सिंबल हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए हैं, और उसके बाद वाले जो सिंबल हैं वो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए हैं। सो दीज आर एक्चुअली नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, यानी वैसे तो इनमें पैसा लगाना रिकमेंडेड नहीं है, and therefore these are rated below triple B, like double B plus or double B or double B minus or below that, या फिर Baa3 मूडीज के हिसाब से, एंड ट्रिपल बी इज एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर। इससे इससे ये जो मैंने हाईलाइट किया है, नीचे रेटिंग वाले जो भी बॉन्ड है वो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है, उनको हाई यील्ड डेट भी कहा जाता है, उनको जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। जब जंक बॉन्ड का क्रेडिट एनालिसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली क्रेडिट रिस्क तो ज्यादा है, तो वहां पर कौन सी बातें स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझें कि इन बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग इतनी लोअर क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देयर मे बी वन और मोर ऑफ दीज सेवरल रीजंस। नंबर वन इज हाईली लेवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन ज्यादा है तो क्रेडिट रेटिंग पुअर हो सकती है, या फिर वीक और लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री। एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई ऑपरेटिंग हिस्ट्री नहीं है, या पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वीक प्रॉफिट की हिस्ट्री है, तब भी उसकी क्रेडिट रेटिंग लोअर होगी। देन नेगेटिव कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव हैं, यानी बिजनेस से पैसा कमा नहीं रहे हैं आप, बल्कि उल्टे बिजनेस में आपका पैसा लग रहा है ऑपरेशंस में। हाईली साइक्लिकल बिजनेस मे बी वन ऑफ द रीजंस। जो बिजनेस की साइकिल्स रैपिड होती है, बार बार जो बिजनेस साइकिल में अप एंड डाउन जाते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग भी लोअर आती है, क्योंकि उनकी डाउन साइकिल के टाइम पर इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर लो कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट। कंपनी के करंट मैनेजमेंट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं ये लोग कंपनी को किस तरह से चलाएंगे, तो रेटिंग पुअर हो जाती है। लार्ज ऑफ द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में तो आपके लोन ज्यादा नहीं दिखता है, बट अदरवाइज जो आप असेट्स यूज कर रहे हैं उन सब के लिए आपने इनडायरेक्टली कुछ लोन लिया हुआ है, जैसे आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बना करके लोन लिया है, या ऑपरेटिंग लीज के थ्रू आप असेट्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑफ द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। एंड द इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग। जिस इंडस्ट्री को ये कंपनी बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री डे बाय डे नीचे जा रही है, तो भी क्रेडिट रेटिंग लोअर आ सकती है। तो अब एनालिस्ट को जंक बॉन्ड्स की रेटिंग करते समय पर किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि ये जंक बॉन्ड है, इसमें लिक्विडिटी, इसमें रिस्क काफी ज्यादा है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा लिक्विडिटी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, डेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड कोवेनेंट्स मींस कंडीशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। किस तरह की लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनके क्या सॉल्यूशन हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिफिकल्ट टू रोल ओवर डेट। देखिए, अगर जंक कैटेगरीज वाली कंपनी है तो उनके लिए ये मुश्किल होगा कि डेट की मेच्योरिटी पर नई डेट के थ्रू फंड रेज करके पुरानी डेट का पैसा चुका दें। जो अच्छी रेटिंग वाली कंपनीज हैं उनको क्विकली मार्केट में लोन मिलता है और वो नया लोन लेकर के पुराना लोन चुका सकती है, और कमजोर रेटिंग वाली कंपनी के लिए इस तरह से रोल ओवर करना मुश्किल होता है, और जब रोल ओवर नहीं होगा, मतलब नया पैसा नहीं जुटाया जा सकेगा, तो लिक्विडिटी ऑब्वियसली पुअर होगी। डिफिकल्ट टू गेट फाइनेंस फ्रॉम बैंक।
ऐसी कंपनियों को बैंक से लोन मिले उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। डिफिकल्ट टू ब्रिंग पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी। अब जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, रिस्क ज्यादा है, तो लोग उस कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर इशू करके भी पैसा आता है तो वो पैसा भी डिवेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करने में यूज हो सकता है। बट फॉर दीज कंपनीज इट इज डिफिकल्ट टू गेट मनी थ्रू पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। डेट को रोल ओवर नहीं कर पा रहे हैं, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, मार्केट में इक्विटी शेयर भी नहीं बिकता है, तब फिर इन कंपनीज को लिक्विडिटी कहाँ से मिल सकती है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये जो सारी मैंने एक लिस्ट बनाई है 6 पॉइंट्स की, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लिक्विडिटी है कैश ऑन द बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट में जितना कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दिखता है, ये मार्केटेबल नॉन ट्रेड सिक्योरिटीज दिखती हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लिक्विडिटी है। अगर वो सफिशिएंट है तो लिक्विडिटी की ज्यादा बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड थिंग इज वर्किंग कैपिटल, डेटर्स, फिनिश गुड स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक। अगर ये आपके पास हैं तो इवेंचुअली वर्किंग कैपिटल साइकिल में ये सारी एसेट्स कैश में कन्वर्ट होती है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्या इस बात की उम्मीद है कि बिजनेस में आगे पैसा कमाया जाएगा? अगर हाँ, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। देन नंबर 4 इज बैंक क्रेडिट फैसिलिटी। हालांकि इस तरह की कंपनियों को बैंक लोन मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई चांसेस किसी कंपनी के केस में दिखते हैं तो दैट्स अ गुड साइन। इक्विटी इशू करके वो फंड रेज कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई चांसेस किसी पर्टिकुलर कंपनी में है तो दैट इज अगेन अ गुड साइन। एंड लीस्ट एंड लास्ट इज असेट सेल। असेट्स को सेल करके भी लिक्विडिटी गेन की जा सकती है, बट इवेंचुअली दैट इज एक्चुअली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जब आप असेट को बेच रहे होंगे। जंक बॉन्ड कंपनीज के लिए लिक्विडिटी के बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान देनी चाहिए वो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। स्पेशली स्ट्रेस सिनेरियो में ये कंपनी कितना पैसा कमा पाएगी उस बात को प्रोजेक्ट करना होगा। Ongoing capital expenditure and working capital changes should also be considered. देखिए, अगर स्ट्रेटेजिकली कंपनी अच्छा काम कर रही है और वो किसी अच्छे बिजनेस में स्टेब्लिश होने के लिए नए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं या वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हैं, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि एक नया बिजनेस अगर राइज होता है तो उससे कैश फ्लोज जनरेट होंगे और उससे डेट सर्विस हो पाएगी। देन डेट स्ट्रक्चर, आपको लेवरेज रेशो कैलकुलेट करना चाहिए। जो रेशोज अभी हमने पढ़े, हमने डेट टू कैपिटल का रेशो देखा और हमने डेट का अदर फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में रेशो देखा। तो ये आपको लेवरेज रेशोज कैलकुलेट करने चाहिए और ये हर लेवल ऑफ डेट के लिए कैलकुलेट करना चाहिए। सीनियर सिक्योर डेट के लिए अलग और जूनियर सिक्योर डेट के लिए अलग और सीनियर अनसिक्योर डेट के लिए अलग, सबऑर्डिनेटेड डेट के लिए अलग, जूनियर अनसिक्योर डेट के लिए अलग। अब इसमें एक चीज आप और समझिए, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योर्ड बैंक डेट इज हायर देन दिस इज कॉल्ड टॉप हेवी कंपनी। जो डेट की रैंकिंग में सबसे ऊपर आती है वो है फर्स्ट चार्ज वाली सिक्योरिटीज या बैंक के फेवर में चार्ज की हुई असेट्स जिसके लिए हमने लोन लिया है। अगर सिक्योर डेट का प्रोपोर्शन फर्स्ट लीन वाली डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो ऐसी कंपनी टॉप हैवी कहलाती है। और ऐसी कंपनीज अगर डूबती हैं, बैंक्रप्सी में जाती हैं, तो इनकी एसेट का मेजर चंक जो है सिक्योर डेट को पेमेंट करने में ही खत्म हो जाएगा और अनसिक्योर डेट के लिए एसेट कुछ खास बचेगा नहीं। तो ऐसी कंपनीज में इट विल हैव द लोअर रिकवरी रेट फॉर अनसिक्योर डेट। अब जो रेशियोज हम बोल रहे हैं हर लेवल के लिए कैलकुलेट करना चाहिए,
तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए देयर आर टू कंपनीज, वन इज एबीसी एंड अदर वन इज XYZ लिमिटेड, और इन दोनों की सिक्योर्ड बैंक डेट हमको पता है, और सीनियर अनसिक्योर्ड डेट के बारे में पता है, और जूनियर अनसिक्योर्ड डेट भी हमको गिवन है। इनका अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड EBIT-DA भी हमको दिया हुआ है। अब देखिए जो लेवरेज रेशो है वो हम हर लेवल ऑफ डेट के लिए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए हमने कैलकुलेट किया सिक्योर्ड लेवरेज। वैसे तो फॉर्मूला होता है डेट अपॉन EBIT-DA, लेकिन अभी हमने कौन सा लिया है, सिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय EBIT-DA। तो ABC कंपनी में 1000 upon 100, the ratio is 10 times. ABC looks like top heavy. और XYZ में this ratio is 500 divided by 100, that is 5 times. Lower leverage है XYZ में। फिर इसी तरह का रेशो हम सीनियर अनसिक्योर्ड लेवरेज के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। उसमें फॉर्मूला होगा सीनियर अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय EBIT-DA। न केवल सीनियर अनसिक्योर्ड डेट बल्कि सिक्योर्ड डेट भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये देखिए टोटल 1300 है और यहाँ पर टोटल 800 है। सो 1300 upon 100 is 13 times and 800 upon 100 is 8 times. This is unsecured leverage, senior unsecured leverage. Then to calculate junior unsecured leverage, you will take senior secured debt and senior unsecured debt as well as junior unsecured debt, all the three, and the total here is 1500 for both the companies. Look, 1000 plus 300 plus 200, that is 1500, and 500, 300, 700 is again 1500. तो ये जो रेशो है वो तो फाइनली दोनों के लिए क्या आ जाता है, सेम। फिर एक नेट लेवरेज रेशो भी होता है जिसमें कि टोटल डेट में से अवेलेबल कैश बैलेंस को माइनस कर देते हैं, जो दोनों ही कंपनीज के लिए, एक के लिए 100 और एक के लिए 120 है। 100 माइनस किया तो इट इज 1400, और यहाँ से 120 अगर हम माइनस करेंगे सो दैट विल बिकम 1380 and the ratio will be 13.8. Now look here, ABC is top heavy and junior unsecured debt is more safe in XYZ Limited. ये सारे रेशोज से हम देखिए ये 10 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ये 13 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है, बाद वाले रेशोज बराबर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ABC एक टॉप हेवी कंपनी है, यानी कि उसमें सिक्योर्ड बैंक डेट का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इनकी जूनियर डेट को लास्ट में पैसा मिले बैंक्रप्सी जैसी सिचुएशन में उसके चांसेस कम है। और यहाँ पर सीनियर सिक्योर डेट कम है और जूनियर अनसिक्योर डेट ज्यादा है, तो इसलिए जूनियर अनसिक्योर डेट को पैसा मिले इसके चांसेस XYZ में ज्यादा है। सो ABC इज मोर रिस्की फॉर अनसिक्योर्ड while XYZ is less risky. जंक बॉन्ड में जो नेक्स्ट चीज आपको एनालाइज करनी है वो है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। लुक, इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, होल्डिंग कंपनी रिसीव डिविडेंड ओनली आफ्टर सर्विसिंग डेट ऑफ सब्सिडरी। उसको हमने कहा था स्ट्रक्चरली सबऑर्डिनेट। तो अगर ऐसा कुछ है तो होल्डिंग कंपनी की डेट सबऑर्डिनेट होने की वजह से उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी, कम। लेकिन if dividend from subsidiary is primary source of earning of holding, then its debt will be subordinate to that of the subsidiary. लेकिन sometimes ऐसा भी हो सकता है कि structurally subordinated debt होने के बावजूद होल्डिंग कंपनी की डेट की रेटिंग ज्यादा हो सकती है अगर होल्डिंग कंपनी को बहुत सारी सब्सिडरीज से पैसा आता है तो। यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है that to understand this complex structure, covenants given in the bond indenture should be understood properly.
Also, leverage ratio should be calculated for each level as well as consolidated basis. ये जो होल्डिंग सब्सिडरी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इसमें किसको कितनी प्रायोरिटी है, इसको बड़ी मेटिकुलसली पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, डिवेंचर इंडेंचर में दी हुई कोवेनेंट्स का डिटेल स्टडी जब तक आप नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसको कितनी प्रायोरिटी है और कौन सी डेट एक्चुअली सीनियर है और कौन सी डेट एक्चुअली सबऑर्डिनेटेड है। और लेवरेज रेशो फिर हर लेयर के लिए भी कैलकुलेट होना चाहिए होल्डिंग सब्सिडरी की, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जाना चाहिए। जंग बॉन्ड का एनालिसिस करते समय पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोवेनेंट्स यानी कि कंडीशंस। चेंज ऑफ कंट्रोल पुट, अगर ऐसा कोई राइट इन्वेस्टर्स के पास है तो दैट्स ए गुड थिंग। दिस इज नॉट द रेगुलर पुट ऑप्शन। रेगुलर पुट ऑप्शन में बॉन्ड होल्डर्स के पास क्या चॉइस होती है कि अगर मैं मार्केट में बॉन्ड का प्राइस गिरने लग जाए तो वो एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर अपना बॉन्ड कंपनी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। दिस पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ओनली इन केस ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल। This is right to surrender in case of acquisition of your company by any other company. Holder exercises this option if acquisition results in rating downgrade. मैं एक डिवेंचर होल्डर हूं, मैंने एबीसी लिमिटेड के डिवेंचर खरीदे हैं। अब एबीसी लिमिटेड का मर्जर XYZ लिमिटेड के अंदर हो जाता है, यानी कि XYZ लिमिटेड मेरी कंपनी एबीसी लिमिटेड को खरीद लेती है। वहां पे पहुंच करके मेरी कैटेगरी और भी जूनियर हो जाती है तो मेरी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगी। तो ऐसे केस में मेरे पास एक पुट ऑप्शन है कि एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर मैं अपने बॉन्ड को सरेंडर कर सकता हूं। इस तरह का पुट ऑप्शन बॉन्ड की रिलायबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। देन रेस्ट्रिक्टेड पेमेंट्स, अगर ऐसी कोई शर्त है कि इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड सबसे आखिर में तभी दिया जाएगा जब सभी डिवेंचर होल्डर्स को प्रॉपरली उनका अमाउंट सर्व हो जाए, सो दैट वर्क्स इन फेवर ऑफ जंग बॉन्ड्स। लिमिटेशंस ऑन लीन्स, लिमिट द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड डेट दैट द बोरोवर कैन कैरी। अगर मैं अनसिक्योर्ड डेट होल्डर हूं और कंपनी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि कंपनी सिर्फ इतना ही सिक्योर्ड लोन लेगी, इससे ज्यादा नहीं लेगी, सो दैट्स ए गुड न्यूज फॉर मी, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे सीनियर बन के मेरे सिर पर बैठ जाते हैं और फिर मुझे अपना पैसा नहीं मिल पाता है। रेस्ट्रिक्टेड वर्सेस अनरेस्ट्रिक्टेड सब्सिडरी, अब ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इनका एग्जैक्ट मीनिंग समझिए। रेस्ट्रिक्टेड subsidiaries cash flows and assets can be used to service debt of holding. restricted word से otherwise उल्टा इंप्रेशन आता है, इससे आपको ऐसा लगता है कि इसके कैश फ्लोज को यूज करने पर रेस्ट्रिक्शन है। नहीं, अगर सब्सिडरी के कैश फ्लोज को और उसकी एसेट्स को होल्डिंग कंपनी की डेट के रीपेमेंट के लिए, खासतौर से अनसिक्योर्ड डेट के रीपेमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसी सब्सिडरी रेस्ट्रिक्टेड सब्सिडरी कहलाती है। Usually these are large subsidiaries which are having significant assets. Here the analyst should carefully read documents because there is a thin line of demarcation between restricted and unrestricted. ऐसा हो सकता है कि प्राइमरीली कोई सब्सिडरी आपको रेस्ट्रिक्टेड लगे लेकिन अल्टीमेटली वो अनरेस्ट्रिक्टेड निकल करके आए, तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टडी करना चाहिए। अब देखिए, जंग बॉन्ड का एनालिसिस करते समय पर इक्विटी लाइक अप्रोच यूज होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली ये प्रूव हुआ है कि जो सिक्योर्ड डेट है दैट बिहेव्स मोर लाइक डेट, बट जो अनसिक्योर्ड डेट या जंग डेट है, अनसिक्योर्ड में भी जो जंग डेट है दैट बिहेव्स मोर लाइक इक्विटी। सिक्योर डेट का एवरेज यील्ड अगर 5% है और इक्विटी का यील्ड अगर 10% है, तो जंग बॉन्ड का यील्ड टुवर्ड्स 10% मिलेगा, टुवर्ड्स 5% नहीं, से 8% और 9%। और इसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी भी इक्विटी की साइड पर ही टिल्ट होती हुई दिखेगी। हालांकि वो इक्विटी जितना वॉलेटाइल नहीं होगा
पर फिर भी सिक्योर डेट के कंपैरिजन में काफी वोलेटाइल होगा। तो जंग बॉन्ड्स खरीदना इज समवॉट सिमिलर टू बाइंग इक्विटी शेयर्स। तो इनका वैल्यूएशन, इनका क्रेडिट एनालिसिस करते समय पर थोड़ी इक्विटी टाइप की अप्रोच यूज की जानी चाहिए। लाइक enterprise value approach. Now, what is this enterprise value? It is value of equity plus value of debt minus excess cash. Actually, this will indicate equity cushion available to bondholders. अगर इक्विटी का प्रपोर्शन बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ती है, सो दैट विल बी अ कुशन फॉर बॉन्ड होल्डर्स। क्योंकि कंपनी को जब भी कोई लॉस होता है तो सीने पे सबसे पहले गोलियां खाने के लिए आगे कौन खड़ा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर उनकी तादाद ज्यादा है तो पहले वो लॉस बियर करेंगे, बाद में बॉन्ड होल्डर्स की बारी आएगी। तो ये स्पेशल कंसिडरेशन हुआ जंग बॉन्ड का क्रेडिट एनालिसिस करते समय पर। अब हम बात करते हैं सोवरेन डेट की। इट इज इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट, लाइक अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इशू की हुई सिक्योरिटीज, जिनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं या ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, ये सोवरेन डेट की कैटेगरी में आएगी। जनरली इसमें डिफॉल्ट नहीं होता है बिकॉज गवर्नमेंट कैन रीपे इट बाय इम्पोजिंग मोर टैक्सेस। हिंदुस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो थोड़ा चिंताजनक बताया जाता है। बहुत बुरा तो नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छा भी नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज का ये कहना है कि अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियोज 30-40% की रेंज में है देन इट इज फैंटास्टिक, और 100% के बियॉन्ड है देन इट इज वेरी बैड। इन इंडिया वी हैव डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 70% और फिस्कल कंसोलिडेशन के थ्रू हम उसको और लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनीवेज, गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करके भी अपनी पैसा वसूल करके डेट का रीपेमेंट कर सकती है, या पब्लिक वेलफेयर पर होने वाले खर्च को कम कर सके डेट का रीपेमेंट कर सकती है, या सिंपली करेंसी नोट्स प्रिंट कर दे गवर्नमेंट और डेट का रीपेमेंट कर दे। क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड तो अब रहा नहीं कि जितना अमाउंट ऑफ करेंसी नोट आप प्रिंट करेंगे उतना गोल्ड आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा। Therefore, chances of default are very less. बहुत कम इस बात के चांस हैं कि डिफॉल्ट होगा। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी सोवरेन डेट है तो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करे तो सब्सक्राइबर के लिए रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट करेंसी नोट प्रिंट करके दे देगी। लेकिन डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड का पेमेंट करने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो हम डॉलर नहीं प्रिंट कर सकते इंडिया में, हमको डॉलर खरीदना पड़ेगा, और अगर डॉलर महंगा हो गया तो फिर डिफॉल्ट के थोड़े से चांसेस आते हैं। सोवरेन डिफॉल्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं? खास तौर से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, वॉर। अगर कोई कंट्री वॉर में इंडल्ज हो जाए तो फिर ऐसे केस में लाइक सीरिया, वो अपने इंटरनल वॉर में ही इतना उलझ गए हैं कि वहां पर कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है। तो वॉर लाइक सिचुएशन में गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार सरकारें बदलती रहती हैं, कोई पॉलिसी में अच्छे बदलाव नहीं आते हैं, so that causes the economy to downfall and hence government may default. Huge decline in price of the export products, like Venezuela की अगर हम बात करें, one of the South America continent countries, जहां पर बड़ी बुरी हालात हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी का मेजर पोर्शन सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता था, और ऑयल की प्राइसेस डाउन होने से उनकी इकोनॉमी की पोजीशन खराब हो गई। और सीवियर डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, आपकी अपनी करेंसी का बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हो जाए
तब भी गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर सकती है। हालांकि ये बहुत ही रेकरिंग इवेंट नहीं है कि गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट करें, लेकिन हम इससे टोटली डिनाई भी नहीं कर सकते कि डिफॉल्ट होगा। सोवरेन डेट का क्रेडिट एनालिसिस करते समय पर एनालिस्ट को क्या पॉइंट कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, यानी गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस। सक्सेसफुल पॉलिसी मेकिंग, यू शुड कंसिडर कि क्या गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली अच्छी पॉलिसीज बनाई थी। एब्सेंस ऑफ करप्शन, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in case of corruption your economy cannot grow properly. Unbiased law making and implementation, now unbiased law making is very important क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस किसी क्लास ऑफ सोसाइटी को खुश करने के लिए अगर कोई कानून बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं which is not actually in national interest, in that particular case what we can say is that कि सोसाइटी में पीस स्टेब्लिश नहीं हो सकता एंड इट विल नॉट प्रोग्रेस एक्चुअली। इंडिपेंडेंट मीडिया, media is considered to be fourth pillar of democracy. If media works under the direction of government, then government will do things at its own, और उनका जो मर्जी होगी वो करेंगे और मीडिया कभी भी उनकी गलतियों को नहीं दिखाएगा। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, पॉलिटिकल क्राइसिस आई या फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो क्या गवर्नमेंट ने उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर मैच्योरिटी शो करी? देन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री यू विल हैव टू लुक इनटू टू इवैल्यूएट सोवरेन डेट। पर कैपिटा इनकम, लुक पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर अगर नहीं है, then you will have a broader tax base. More people will be paying taxes, और ज़्यादा लोग जब टैक्स दे रहे होंगे तो गवर्नमेंट के पास बेटर कलेक्शन होगा और वो अपने डेट का रीपेमेंट करने की पोजीशन में होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर कंट्री की जीडीपी फास्टर रेट से ग्रो करती है, मोर टैक्सेस कैन बी रिकवर्ड इन दैट केस एंड दैट मनी कैन बी यूज्ड टू रीपे गवर्नमेंट डेट्स। साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर रिलेटिव टू प्राइवेट सेक्टर, लोअर द बेटर, क्योंकि अगर बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर काम करता है तो वहां पर एम्प्लॉयज की एक यूनियन होगी और किसी भी चेंजेस को बहुत रैपिडली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर पब्लिक सेक्टर का साइज छोटा है और प्राइवेट सेक्टर का साइज बड़ा है तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कंपैरेटिवली फास्टर हो जाएगा। डेमोग्राफिक, young population means higher growth prospects and lower spending on social welfare, healthcare, pension, etc. तो गवर्नमेंट पर बर्डन कम होगा, it will have surplus money, or you can say it will have less amount of deficiency and it will be easy to repay the debt. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, अगर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व गवर्नमेंट के पास अच्छा है तो न केवल डोमेस्टिक करेंसी बॉन्ड्स की सोवरेन रेटिंग अच्छी होगी बल्कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स की सोवरेन रेटिंग भी अच्छी होगी। एक्सटर्नल डेट, अगर एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में सोवरेन रेटिंग रिड्यूस हो जाएगी। स्टेटस ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, क्या इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश की करेंसी को इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है और वी हैव टू बाय डॉलर्स और यूरो टू मेक एनी ट्रांजैक्शंस? अगर हमारी करेंसी वाइडली एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, इन दैट केस हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी और सोवरेन बॉन्ड की रेटिंग भी अच्छी होगी। फिस्कल पॉलिसी, देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू का रेशो, यानी जितना रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसका कितना परसेंट है। लेस देन 5% इज वेरी गुड but more than 15% is poor. So if it is between 5 and 15 it is acceptable. Net debt to GDP less than 30% is good, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले भी
and more than 100% is poor. In India, we have it at 70%. So it's like this ratio, if it is around 30, 40, 50%, then it is good. Sovereign rating उससे improve होगी. Perceived willingness and ability to increase revenue or cut expenditure. अगर पब्लिक परसेप्शन ये है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करेगी और एक्सपेंसेस को कट करेगी, यानी इन शॉर्ट फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया जाएगा. सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर सोवरेन रेटिंग. देन मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी. Here we will consider ability to use monetary policy for domestic economic objectives. देखिए, फिस्कल पॉलिसी जहां लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी के क्विक अफेक्ट होते हैं. मॉनेटरी डिसीजन लेने और इम्प्लीमेंट करने के बाद तुरंत अपना असर इकोनॉमी पे दिखाते हैं, मगर फिर वो इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते हैं. जल्दी असर करते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं. फिस्कल पॉलिसीज के असर देर से होते हैं और देर तक सरवाइव भी करते हैं. क्या आप अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो दैट्स अ गुड न्यूज. दिस मे बी लैकिंग इन केस ऑफ मेंबरशिप ऑफ मॉनेटरी यूनियन. जैसे यूरोपियन कंट्रीज यूरो यूनियन का हिस्सा है, तो उनकी अपनी खुद की कोई मॉनेटरी पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. उनकी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के साथ में ही अटैच्ड होगी. सो इन दैट केस they'll have less flexibility. Hence, that's not a good news for sovereign rating. ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स. जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करे तो दैट इज गुड. लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस को फॉलो करें और ऑटोनोमस बॉडी की तरह बिहेव ना करे, तो गवर्नमेंट उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करके और क्रेडिबिलिटी को कम कर सकती है. सो दैट इज अ बैड न्यूज फॉर सोवरेन रेटिंग. ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टेबल एंड लो इन्फ्लेशन. If inflation is lower and it is stable, so that is a good symptom, and this will improve sovereign credit rating. Now let's take the last point of this chapter, that is non-sovereign government bonds. Though these are government bonds, but these are not sovereign. Actually, these are issued by local governments like state government, MP state government, Maharashtra state government, or cities, Mumbai Municipal Corporation, or some quasi-government entities like agencies. Now, municipal bonds are significant part of this, and their default rate is very low relative to corporate bonds. हालांकि नॉन सोवरेन बॉन्ड है, लेकिन इनमें फिर भी क्रेडिबिलिटी इनकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में अच्छी होती है, जबकि सोवरेन बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होती है. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड. इट इज बैक्ड बाय फुल फेथ ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, though these are unsecured, but it can be paid out of any collection of the municipal corporation. तो इसमें लोगों का फेथ ज्यादा होगा, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को किसी भी तरह का रेवेन्यू इनकम होता है, उसमें से इस बॉन्ड का पेमेंट हो सकता है. एंड सेकेंड कैटेगरी इज रेवेन्यू बॉन्ड. These bonds are issued to finance a specific project, such as the airport or the toll bridges or hospitals or etc. तो इन प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, सिर्फ वही बॉन्ड के सर्विसिंग के लिए यूज किया जाएगा. सो कंपैरेटिवली ये रिस्की हुए. अब नॉन सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड का एनालिसिस करने के लिए एनालिस्ट शुड कंसिडर लोकल इकोनॉमी for assessing credit risk of general obligation bonds specifically. देखिए, रेवेन्यू बॉन्ड का रेटिंग करने के लिए तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना होगा जिसके लिए बॉन्ड इशू हुए हैं, लेकिन अगर जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड है तो पूरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम और एक्सपेंस के बारे में देखना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा लोकल इकोनॉमी के बारे में. अगर लोकल इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लोकल इकोनॉमी पर टैक्स करने का राइट है, तो ऐसे केस में बॉन्ड्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. अब लोकल इकोनॉमी के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है. अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो आप बहुत सारे आसपास के एरिया के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जो जॉब करने के लिए यहाँ पर आएंगे और इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और टैक्सेस देंगे.
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी है? आप देखते हैं इंडिया में कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वेस्टर्स समिट करती हैं और उसमें देश विदेश के इन्वेस्टर्स को उस स्टेट में बिजनेस करने के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं तो बिजनेस वहाँ फ्लरिश करेंगे और लोकल गवर्नमेंट भी टैक्सेस ऑन कर पाएगी। डेमोग्राफिक उस सिटी का कैसा है वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स के लिए लोकल इकोनॉमी को स्टडी किया जाएगा। So this is all about our chapter of credit analysis, and in fact all about fixed income chapter of CFA level 1. Thank you very much for your patience.